नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट देखने से पहले हम देख लेते हैं रमन इफेक्ट क्या होता है और कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। अक्सर इन दोनों में थोड़ी मोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, तो हम पहले देख लेते हैं दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। तो सबसे शुरू ये होता है कि जो रमन इफेक्ट होता है इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन में होता है, वहीं पे कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे रीजन में होता है। ये बेसिक अंतर है। दूसरी चीज़ ये होती है कि रमन इफेक्ट में आवृत्ति में विस्थापन, जिसको हम डेल म्यू कहते हैं, या तरंग दैर्ध्य में विस्थापन पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करता है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, जिसको हम रमन शिफ्ट कहते हैं। वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है जो वेवलेंथ का विस्थापन होता है। वहीं पे तरंग दैर्ध्य का विस्थापन स्कैटरिंग एंगल अर्थात थीटा पे निर्भर करता है। यहाँ पे पदार्थ पे निर्भर नहीं करता, थीटा पे निर्भर करता है, जबकि ये पदार्थ पे निर्भर करता है। रमन इफेक्ट में स्कैटर्ड फोटॉन की आवृत्ति, मतलब स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी आवृत्ति आपतित फोटॉन की आवृत्ति से कम या ज़्यादा दोनों होता है, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में स्कैटर्ड फोटॉन की आवृत्ति आपतित फोटॉन की आवृत्ति से हमेशा छोटा होता है, अर्थात कम होता है। तो ये तीन इसमें बेसिक अंतर है। हम पहले कॉम्पटन इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हमको देखना है रमन इफेक्ट। तो पहले देख लेते हैं रमन इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली जब मोनोक्रोमेटिक अर्थात या अथवा शॉर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को किसी पारदर्शी माध्यम, यहाँ पारदर्शी माध्यम हम बना सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो जब मोनोक्रोमेटिक अथवा शॉर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज वाले IR विकिरण को हम किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है, तो प्रकाश के कुछ भाग का स्कैटर्ड हो जाना ही कहलाता है रमन इफेक्ट। इसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं। यदि हम इस रमन इफेक्ट को हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए तो हमको मिलता है कि स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग यहाँ पे 3 केसेस होती हैं। क्या की केस होती हैं पहले देखते हैं। सेंट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ज़रा, बिफोर स्कैटरिंग ये आवृत्ति म्यू नॉट है, और नीचे वाला पोर्शन है आफ्टर स्कैटरिंग। आफ्टर स्कैटरिंग जो सेंट्रल लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है यहाँ पर ये, और इस म्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी म्यू 1 और म्यू नॉट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी म्यू 2। तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट आपतित लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट के बराबर होती है। ये पहली केस हुआ। दूसरा केस ये होता है कि एक और कम फ्रीक्वेंसी की रेखा, ये एक और कम फ्रीक्वेंसी की रेखाएं प्राप्त होती है, और इसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइन, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम म्यू 1 से शुरू किए हैं। बट ये स्टोक्स लाइन जिसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होती है, लेकिन ये लाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थात इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। तीसरी केस ये हो सकती है कि आफ्टर स्कैटरिंग अर्थात दूसरी ओर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन, ये देखिए, ये ज़्यादा म्यू 2 म्यू 0 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन प्राप्त होंगी, जिसको हम एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं। और चूँकि एंटी स्टोक्स लाइन की संख्या कम होती है, इसलिए इसकी तीव्रता भी कम होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं अब कि रमन शिफ्ट किसको कहते हैं। रमन शिफ्ट बेसिकली यदि हम देखें म्यू नॉट माइनस म्यू 1 अर्थात सेंट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी माइनस स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी के अंतर, या एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी माइनस सेंट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी के अंतर को हम रमन शिफ्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वांटम एक्सप्लेनेशन, देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं कि जब इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो रेडिएशन होता है फोटॉन से मिलकर बना होता है, या फोटॉन का समूह होता है, और हम भी जानते हैं कि प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी E = NH म्यू
के बराबर होता है। जब रेडिएशन किसी पदार्थ पर आपतित होता है तब रेडिएशन का अर्थात यहाँ पे फोटान है ना, फोटान का समूह। तो रेडिएशन पदार्थ के मॉलिक्यूल से टकराता है और जब टकराता है तो यहाँ पे 3 संभावनाएं होती है। पहली संभावना ये होती है कि जब रेडिएशन अर्थात फोटान मॉलिक्यूल से टकराता है तो इस कॉलिजन में फोटान की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, अर्थात फोटान एनर्जी न तो देता है मॉलिक्यूल को, न ही मॉलिक्यूल से कोई एनर्जी लेता है। अर्थात जितनी फ्रीक्वेंसी की जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे इमिट हो जाती है। ये देखिए, जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उतनी एनर्जी इमिट कर दिया जाता है। मतलब मॉलिक्यूल के द्वारा जितनी एनर्जी लिया जाता है उतनी एनर्जी दे दिया जाता है, अर्थात उसकी आवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता। इसको हम कहते हैं रेले लाइन। दूसरी संभावना ये होती है कि कॉलिजन में फोटान अपनी कुछ एनर्जी, यहाँ कुछ एनर्जी मतलब मान लेते हैं डेल ई, अणु को दे देता है, अर्थात अपनी फोटान अपनी कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल के देता है। अब फोटान कुछ एनर्जी दे दिया तो फोटान की एनर्जी कम हो गई और स्वयं कम एनर्जी एच म्यू के साथ स्कैटर्ड हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि फोटान की एनर्जी अब एच म्यू हो गई है और एच म्यू 1 हो गई है और एच म्यू 1 इज लेस देन एच म्यू नॉट होगी। तो इस प्रकार जो स्कैटर्ड फोटान है उसकी एनर्जी एच म्यू 1 इज इक्वल टू एच म्यू नॉट माइनस डेल ई होगा और इस प्रकार की लाइंस को हम स्टोक्स लाइन कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे है और ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलता है, इतनी एनर्जी मिलती है, अर्थात डेल ई प्लस एच म्यू ई, और मॉलिक्यूल के द्वारा इमिट की हुई एनर्जी उससे कम होती है, वो एनर्जी होती है एच म्यू नॉट। और इस प्रकार से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और कम एनर्जी वो रिलीज करता है। तो इस लाइन को हम कहते हैं स्टोक्स लाइन। तीसरी केसों से ये होता है कि कॉलिजन में जब फोटान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि एक्साइटेड अणु से टकराता है। यहाँ पे अणु जो होता है पहले से एक्साइटेड होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है और उस कंडीशन में जब फोटान उससे टकराता है तो यहाँ फोटान उसको एनर्जी नहीं देता, बल्कि वो फोटान अणु से ही एनर्जी ग्रहण कर लेता है, डी ई एनर्जी ग्रहण कर लेता है। अर्थात इस केस में होता ये है, इस केस में होता ये है कि फोटान मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इस प्रकार फोटान की एनर्जी ज़्यादा हो जाता है और इस प्रकार की लाइंस को हम कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। यहाँ पे एच म्यू 2 इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस डेल ई होगा और इस प्रकार से एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त होगा। जनरली अणु एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम रहते हैं, अतः एंटी स्टोक्स लाइन की तीव्रता हमेशा स्टोक्स लाइन की तीव्रता से कम होती है। थैंक यू।